नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी महामारी की वजह से पलायन को मजबूर हुए मजदूरों की, नीतीश सरकार की बढ़ी मुश्किलों की, जानेंगे कि किसानों ने मोदी सरकार को क्या दी चेतावनी और चीन की कम होती आबादी से कैसे बढ़ेगी परेशानी। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महामारी की चपेट में आए राहुल गांधी, लक्षण दिखने के बाद कराया था टेस्ट। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। मोदी सरकार ने यूरिया और बेंगलुरु मेट्रो को लेकर किया बड़ा ऐलान। तालचेर उर्वरक लिमिटेड में बनने वाले यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी पॉलिसी, साथ ही बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। वैक्सीन को लेकर आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। देश में 11 अप्रैल तक वैक्सीन के 44 लाख से ज्यादा डोज हुए बर्बाद। सबसे अधिक तमिलनाडु में 12.10% हुई वैक्सीन की बर्बादी। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद झारखंड में भी लगा लॉकडाउन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का किया ऐलान। महामारी के बीच देश के लिए अच्छी खबर, भारत के निर्यात में सुधार जारी। 2021-22 में सकारात्मक दायरे में रहने की उम्मीद। पिछले साल अप्रैल में दर्ज की गई थी निर्यात में बड़ी गिरावट। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। महामारी को देखते हुए पूर्णबंदी लगाने का फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, जिसके बाद कई राज्यों में पूर्णबंदी लगाई जा चुकी है। दिल्ली भी उन्हीं में से एक है। लेकिन यहाँ जैसे ही पूर्णबंदी की घोषणा हुई, वैसे ही प्रवासी मजदूरों की भीड़ रेलवे और बस स्टैंड पर उमड़ पड़ी। तो क्या है वहाँ का मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था। साथ ही दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों से अपील की थी कि वो शहर में ही रहें। केजरीवाल ने कहा था कि मैं हूं ना, सबका ख्याल रखा जाएगा। हालांकि केजरीवाल की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। लॉकडाउन लगते ही प्रवासी मजदूरों की भीड़ आनंद विहार समेत कई बस और रेलवे स्टेशन पर जमा हो गई है। सभी मजदूर जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाना चाहते हैं। वहीं प्रवासियों के पलायन को देखते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें। लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? हालात देखकर लगता है कि दिल्ली से रवाना हो रहे मजदूरों के लिए रोजी रोटी की चिंता बड़ी है। यही कारण है कि वो कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर भीड़ भरे वाहन में सवार होकर अपने घरों के लिए रवाना होने को मजबूर हैं। महामारी से फैली ये स्थिति कब तक काबू में आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस महामारी ने दिल्ली में मजदूरों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपनी रोजी रोटी को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, जिससे वो बेहद मायूस हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त लालू परिवार में खुशी का माहौल है। लालू की बेल होते ही उनके परिवार के सदस्य बिहार में राजनीतिक खेल शुरू होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत क्या दी कि पूरे परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तक सभी लालू को राहत मिलने की खुशी मना रहे हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप ने तो पिता की रिहाई के बाद नीतीश सरकार की विदाई की भविष्यवाणी तक कर दी। लेकिन लालू की छोटी बेटी और दामाद तो उनसे 2 कदम आगे हैं। उन्होंने तो सीधा देश की सियासत हिलने की बात कह डाली है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर लालू प्रसाद यादव को अदालत से जमानत मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले करीब 3.5 साल से लालू जेल में है और कई दफा अदालत से जमानत की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना करके जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने इशारों में नीतीश सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि जो एक केस था उसके 4 केस बनाए गए और हर तरह का प्रयास सरकार ने किया कि वो बाहर न आ सकें। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं कि आधी सजा पूरी होने के बाद उनको बेल दी गई। देश की सियासत हिलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद निश्चय है कि बिहार और देश की राजनीति में अब आगे आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और उनके बाहर आने से सभी सेकुलर दलों के लोग और आम जनता में खुशी का माहौल है कि हमारे जो नेता हैं अब जनता के बीच आ जाएंगे। लालू जी के जेल से बाहर आने से बहुत ही खुशी का माहौल है। अब तेज प्रताप से लेकर उनकी बहन तक लालू के जेल से बाहर आने के बाद सियासी खेल शुरू होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू राजनीति में क्या भूचाल लाते हैं।
लालू के बेटे के बाद अब बेटी और दामाद ने भी नीतीश सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है, जिससे उन्हें कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है। वैसा ही डर मोदी सरकार के मन में भी है, क्योंकि देश के अन्नदाता भी लगातार मोदी सरकार हिलाने का दावा करके अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है। देश में महामारी की दूसरी लहर के बीच किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है। किसानों को लगातार ये लग रहा है कि सरकार महामारी की आड़ में उनका आंदोलन खत्म कर सकती है। आंदोलनरत किसान संघों ने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार महामारी का इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल भी सरकार ने ऐसा ही कदम उठाकर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी। योगेंद्र यादव ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया। महामारी पर सरकार का पाखंड उजागर हो गया है। मंत्री और नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में दूसरों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि मास्क लगाने के लिए भी किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत संक्रमण से बचाव के लिए पर्चे बांटे जाएंगे। महामारी के कारण दिल्ली में लगे लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके बड़ा ऐलान किया। कहा कि कोई भी प्रवासी भाई भोजन के डर से पलायन न करे। दिल्ली के सभी किसान मोर्चा पर खाने का इंतजाम है। अपने घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए खाना पैक कराकर भिजवाया गया। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत के इस ऐलान से जहां जनता के बीच किसानों की पैठ बनेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की इससे परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि यूपी और बिहार में इस समय पंचायत के चुनाव हैं। वहीं संयुक्त किसान संगठन के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन स्थलों पर संक्रमण के मामले बड़े स्तर पर नहीं आए हैं और न ही हॉटस्पॉट हैं। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन क्लीन का जवाब किसान ऑपरेशन सख्ती से देंगे। 24 अप्रैल से सभी किसानों को फिर दिल्ली चलो के नारे के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के दौर में अन्नदाता काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार मदद को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मंदी के इस दौर में राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गहलोत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे नौकरियां छीनने की जगह लोगों के हाथ में काम दिया जाएगा। स्वास्थ्य मुसीबत ने एक बार फिर भारत का रुख करके लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। पहले दौर से लोग अभी उबर नहीं पाए थे कि दूसरी लहर इस कदर कहर बनकर टूटी कि अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने लगा है। यहाँ तक कि लोगों का रोजगार भी छिनने लगा है। इन्हीं हालातों के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार लोगों की मददगार बन रही है। सरकार ने जनता को रोजगार देने का प्लान बनाया है। सरकार फिल्म इंडस्ट्री के जरिए लोगों को काम देगी। दरअसल मुगल आजम से लेकर जोधा अकबर तक और गाइड से लेकर टशन तक फिल्मों की शूटिंग के लिए राजस्थान मुंबई के निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद रहा है और अब राजस्थान सरकार इसी पसंद को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भुनाने का प्लान बना रही है। बड़े निर्माता निर्देशकों और बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने सरकार के साथ बातचीत में राजस्थान को फिल्म शूटिंग की बड़ी डेस्टिनेशन बनाने को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। गहलोत सरकार राजस्थान में शूटिंग करने वालों को मेकअप आर्टिस्ट, गायक, संगीतकार, एक्स्ट्रा कलाकार, कारपेंटर, स्टड फॉर्म और एंटीक आइटम से जुड़ी सुविधाएं देगी। इसके लिए सरकार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को डिमांड के आधार पर स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्स भी करवाएगी। लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। गहलोत सरकार के इस प्लान से साफ है कि सरकार महामारी के दौर में भी लोगों को आर्थिक सहायता देने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लगता है कि बंगाल में किसी को जनता की परवाह नहीं है। तभी तो बंगाल में 22 अप्रैल को 6वें चरण में 43 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए रोज चुनावी रैलियां हो रही हैं। तो कितना असर पड़ेगा इन रैलियों का और क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। हर कोई डरा सहमा है। पश्चिम बंगाल समेत देश के लगभग सभी राज्य इसकी जद में आ चुके हैं। महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें जमकर सियासत हो रही है। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बंगाल में अपने सभी चुनावी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी और पीएम मोदी को भी अपनी चुनावी रैली को कम करना पड़ा। जबकि बंगाल में अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें अभी 114 सीटों पर मतदान होना है। 22 अप्रैल को 6वें चरण में 4 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें नॉर्थ 24 परगना की 17 सीटें, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटें, नादिया की 9 सीटें और उत्तरी दिनाजपुर की सभी 9 सीटें शामिल हैं। इसमें नादिया और नॉर्थ 24 परगना जिलों में मुस्लिमों की आबादी 40% से अधिक है। मुस्लिमों के बाद सबसे बड़ी आबादी आदिवासी और दलित मतदाताओं की है। नादिया और नॉर्थ 24 परगना में मुस्लिम आबादी बटी हुई नजर आ रही है, जिसका नुकसान टीएमसी को हो सकता है।
जबकि दलित वोटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों में से टीएमसी ने 32 सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था और टीएमसी केवल 24 सीटों पर ही बढ़त बना पाई थी, जबकि बीजेपी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाई थी। बंगाल में अब 6वें चरण के लिए चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वोटिंग को लेकर आम जनता के साथ साथ राजनेताओं को भी डर सता रहा है। वैसे इस वक्त चिंता तो चीन की भी बढ़ रही है। चीन को लेकर देश में जनसंख्या कम होने का डर सताने लगा है, जिसके कारण चीन ने 5 साल पहले ही वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी चीन में आबादी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया बढ़ती आबादी से परेशान है। जनसंख्या को कम करने के लिए दुनिया के बहुत से देश लगातार कई कार्यक्रम चला रहे हैं और भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है, जहां बढ़ती आबादी को कम करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। भारत में तो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग हो रही है, जबकि उधर हमारे पड़ोसी देश चीन को अपने यहाँ तेजी से आबादी घटने की चिंता सताने लगी है। चीन इस समय जनसांख्यिकी में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसके चलते 2025 के बाद चीन की जनसंख्या कम होनी शुरू हो सकती है। इसका सीधा असर वहाँ की उपभोग वाली वस्तुओं की मांग कम होने पर पड़ सकता है। ये बात चीन के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने कही है। अर्थशास्त्री काई फेंग ने कहा है कि जब देश की आबादी कम होनी शुरू होगी तो स्वाभाविक रूप से वस्तुओं की मांग भी कम होनी शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और बच्चों युवाओं की संख्या कम होगी। इसीलिए जरूरत है कि हम भविष्य में जनसांख्यिकी में होने वाले बदलाव के बारे में अभी से सोचना शुरू करें। काई का ये बयान चीन द्वारा जारी किए जाने वाले जनगणना के आंकड़ों से ठीक पहले आया है। चीन ने आबादी के कम होने के खतरे को भांपना शुरू कर दिया है। इसी के चलते 3 दशकों तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 2016 में दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की छूट दी गई। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की। महामारी की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। देश के 10 बड़े शहरों में स्वास्थ्य मुसीबत ने इस कदर अपना प्रकोप दिखाया कि कहीं पूर्णबंदी लगा दी गई तो कहीं सख्त पाबंदियां। इस बीच पूरे देश में संपूर्ण तालाबंदी की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर ये सरकार कदम उठाती है तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। जब देश में पहली बार महामारी ने दस्तक दी थी तो मोदी सरकार ने इसे रोकने के लिए पूर्णबंदी लगाई थी, जिसका खासा असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला था। अब एक बार फिर देश में महामारी अपना असर दिखा रही है, इसीलिए तालाबंदी की मांग उठ रही है। लेकिन इस पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज ने आगाह करते हुए कहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अगर 1 महीने की पूर्णबंदी लगाई जाती है तो जीडीपी में 2% तक की गिरावट आ सकती है। बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 महीने पहले महामारी के 35,000 मामले थे। इसकी संख्या अब 7 गुना बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये देखने की बात है कि क्या दूसरी लहर राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णबंदी के बिना समाप्त होगी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर 1 महीने के लिए भी पूर्णबंदी लगाई जाती है तो जीडीपी को 1 से 2% का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आर्थिक लागत को देखते हुए हमारा अनुमान है कि केंद्र और राज्य सरकारें रोकथाम से जुड़े नियमों को कड़ाई से लागू करके रात्रि कर्फ्यू और स्थानीय स्तर पर पूर्णबंदी के जरिए इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगी। अब रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर तालाबंदी लगी तो देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार देश को कैसे संभालेगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।